पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी, हम सबके नेता और मार्गदर्शक श्रद्धेय अडवाणी जी, भारत के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई, लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता बहन सुषमा जी, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता जिन्होंने बहुत अभी विस्तार के साथ और कुशलता के साथ प्रस्ताव को हमारे सामने रखा, श्री अरुण जेटली जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू जी, श्री नितिन गडकरी जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी जाज्वल्यमान नक्षत्र भारत की राजनीति के मुख्यमंत्रीगण और अन्य सभी पदाधिकारी, इस परिषद में पधारे हुए बहनों और भाइयों, श्री अरुण जी ने प्रस्ताव की सभी महत्वपूर्ण जितनी भी विशेषताएं हो सकती थी उन सबको रेखांकित कर दिया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि ये जो पिछला दशक रहा है, ये आर्थिक सर्वनाश का दशक था। पूरी अर्थव्यवस्था का सर्वनाश हुआ, कृषि का सर्वनाश हुआ, उद्योगों का सर्वनाश हुआ, विनिर्माण का सर्वनाश हुआ, बुनियादी ढांचे का सर्वनाश हुआ, रोजगार का सर्वनाश हुआ। शिक्षा तो ऐसी दुर्गति को कभी देखी नहीं थी जैसी आज है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा बिल्कुल ध्वस्त है। स्वास्थ्य देश का, दुनिया के लोग हमारे भारत के भावी नागरिकों के स्वास्थ्य को, पोषण को देख करके दुखी होते हैं। कहते हैं ये कैसा देश है जिसमें सबसे अधिक कुपोषित बच्चे हैं, सबसे अधिक रोगी बच्चे हैं, सबसे अधिक विकलांग बच्चे हैं। 3 से 4% तक देश में अगर विकलांगता की जनसंख्या में वृद्धि हो जाए और वो रुकने का नाम ही ना ले, तो आप समझ सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। प्रशासन ध्वस्त है और सबसे बड़ी खराब बात ये हुई है कि इस पिछले दशक में देश के नैतिक और मूल्यों में भारी गिरावट आई है। बाजारी मूल्यों में तो आई है, रुपए की कीमत गिरी है, वो तो एक कहानी है, लेकिन देश के नैतिक चरित्र में, नैतिक मूल्यों में भारी गिरावट आई है। अपराध बढ़े हैं, महिलाओं की सुरक्षा घटी है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराध बढ़े हैं। ये जो कई बार लगता है कि केवल कानून और विधि की बात है, नहीं, इसके पीछे आर्थिक कारण होते हैं जो सामाजिक अपराधों को और अनेक सामाजिक विकृतियों को जन्म देते हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था ये सामान्य केवल बाजार का भाव इसी से संबंधित नहीं है, रेवेन्यू के आने और जाने मात्र से संबंधित नहीं है। क्या हो रहा है देश में, देश की अर्थव्यवस्था के दूरगामी परिणाम क्या हो रहे हैं, ये समझने की बात है। अन्यथा देश की अर्थनीति को, जिसका भी उल्लेख हमारे अरुण जी ने किया कि उसको सुधारने का एक बहुत भारी जिम्मा आने वाली सरकार को अपने नरेंद्र भाई के नेतृत्व में उठाना पड़ेगा। ये गंभीर चुनौती है। आर्थिक चुनौती सामान्य नहीं है, इसके साथ पर्यावरण भी जुड़ गया है। इस अर्थव्यवस्था ने हमारे सारे पर्यावरण को ध्वस्त किया है। ऐसी नीतियां बनाई हैं कि जिसके कारण से हमारे देश का पर्यावरण, जो किसी समय बहुत अच्छा माना जाता था, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत किया है। हमारे देश के जितने भी प्राकृतिक साधन थे उनकी लूट मचाई है, लुटाया है उनको, बेहिसाब लुटाया है।
अरुण जी ने तो केवल 2G का उल्लेख किया, लेकिन एक KG भी है, एक कोयले का भी है, खेल में भी घोटाला है, तेल में भी घोटाला है, रेल में भी घोटाला है। और इन सब घोटालेबाजों में से बहुतों को हमारी PSC की कमेटी ने जब उनके ऊपर जांच करके परिणाम दिए तो बहुत से लोग उसमें से जेल भी गए हैं, और अब जेल में भी घोटाला है। कोई जगह बची नहीं है जहां इन्होंने घोटाला न किया हो। और इस घोटालों ने, इन भ्रष्टाचार ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ के रखी है। करोड़ों करोड़ों, लाखों करोड़ रुपयों के नुकसान हुए। उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं रोज वही काम करता हूं। PSC के अध्यक्ष के नाते जो पार्टी ने मुझे काम दिया है, इन सारे घोटालों को देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि ये देश चल कैसे रहा है। इतने घोटाले, इतनी लूट, ऐसी खसोट, नीचे से ऊपर तक, मंत्री शामिल, अफसर शामिल, व्यापारी शामिल, कौन नहीं शामिल उसके अंदर। स्वास्थ्य घोटाला, लोग गांवों में दवाइयों के लिए तड़प रहे हैं और अस्पतालों के घोटाले हो रहे हैं। हमने जांच की कि जब ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की जांच हो रही थी तो गांवों में जहां अस्पताल बनना चाहिए था, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनना चाहिए था, नहीं था। और जहां था उसमें या तो कंडे रखे हुए थे, उपले रखे हुए थे, लकड़ी रखी हुई थी, या किसी ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का अपना गोदाम खोल रखा था, या लोग वहां बैठ करके जुआ और शराब कर रहे थे। जहां दवाइयां मिली वहां 3 साल पुरानी दवाइयां बांटी गई। लोग जेल गए, मंत्री जेल गए, निकाले गए, IAS अफसर जेल में बैठे हुए हैं। घोटाले। और जब ये घोटाले पकड़े गए तो बजाय इनको ठीक करने के, लोगों को दंडित करने के, सरकार इनको बचाने के लिए गई है। अभी कल मैंने पढ़ा, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विरोधियों ने और CAG ने ऐसा वातावरण पैदा कर दिया कि अर्थव्यवस्था खराब हो गई। जी नहीं, ये गलत बात है। अर्थव्यवस्था खराब आपकी दुर्नीतियों से हुई है, आपकी गलत नीतियों से हुई है, आपके भ्रष्टाचार से हुई है। और ऐसा भ्रष्टाचार है कि जिसकी सुई इस सरकार में कोई बचा नहीं है जिसकी तरफ न जाती हो। ऐसे ऐसे लोगों ने लिखे हैं कि ये FAM, ये पैसा FAM को गया है। FAM जो है ये फैमिली का थोड़ा सा शुरुआत कहते हैं, FAMILY होता है, तो FAM को गया है भ्रष्टाचार का पैसा। क्या बात है। रिकॉर्ड्स में लोग कहते हैं कि हमने फैमिली को पैसा दिया है। भ्रष्टाचार पर आधारित ये सरकार है, ये बनी भी भ्रष्टाचार से थी। आपको याद होगा कि जो पैसा दे करके वोट खरीदे थे इन्होंने पिछली सरकार में, न्यूक्लियर डील के समय बचाया था अपने आप को अविश्वास के प्रस्ताव। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये सरकार भ्रष्टाचार से पैदा हुई है, भ्रष्टाचारियों द्वारा चलाई जा रही है और केवल भ्रष्टाचारियों का भला कर रही है। इसकी नीतियां आम आदमी के साथ, जनता के साथ, गरीब आदमियों के साथ नहीं है। और ये लोगों में विक्षोभ है, इसके लिए गुस्सा है, क्रोध है, वाजिब क्रोध है। सार्वजनिक धन का ऐसी खुली लूट आज़ादी के बाद कभी नहीं देखी गई। आज़ादी के पहले अंग्रेज मचाते थे, वो एक अलग बात है, लेकिन आज़ादी के बाद इतनी बड़ी मात्रा में देश की अर्थव्यवस्था को लूट खसोट के द्वारा कुछ परिवारों में, कुछ लोगों में उस लूट के पैसे को बांटकर देश को बर्बाद करने की ये एक बहुत ही निर्लज्ज अर्थनीति की व्यवस्था रही है। अब बार बार सरकार कहती है कि हम क्या करें, भाई आप क्या करें। कहते हैं हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। कभी कभी कहते हैं कि महंगाई इसलिए बढ़ गई है कि लोग ज़्यादा खाने लगे हैं। एक बहुत बड़े कानूनी दां इसमें मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि सब्जियों के दाम इसलिए बढ़ गए क्योंकि गरीब लोगों ने 2-3 सब्जियां खाना शुरू कर दिया है।
मैं गांवों में अक्सर जाता हूं, मैंने लोगों से पूछा भाई कितनी सब्जियां खाते हो? बोले सब खाते हैं, यहाँ तो जितनी होती है सब बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं ताकि कुछ पैसे मिलें और अनाज खरीदें और अपना काम चलाएं। ये 3 सब्जियों का सवाल कहाँ से उठता है? लोग जो 3 सब्जी खाते थे वो सब्जियों के दाम बढ़ने से 2 खाने लगे। प्याज नहीं खा सकते। पहले आदमी कहता था चलो दाल रोटी खा लेंगे, दाल महंगी हो गई। फिर उसने कहा चलो कोई बात नहीं है, प्याज रोटी खा लेंगे, प्याज महंगा हो गया। फिर कहा चलो नमक रोटी खा लेंगे, नमक भी पूर्वोत्तर में उधर 100 रुपए किलो बिक गया। क्या सरकार, ऐसा कहीं हो सकता है? ऐसी कोई नीतियां इस देश में चलने दी जा सकती हैं? ये क्या साउंड इकोनॉमिक्स है? इसे क्या आप एक अच्छी लोकहितकारी अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही निकृष्ट प्रकार की अर्थव्यवस्था इस सरकार ने इस देश में चलाई है। बहनों और भाइयों, राज्य का मूल वित्त होता है, धर्म का मूल भी वित्त होता है। अगर पैसा नहीं है तो राज नहीं चल सकता, पैसा नहीं है तो आप धर्म भी नहीं कर सकते। पैसा ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। संपत्ति, धन, पूंजी ये देश में आनी चाहिए, बननी चाहिए। बना तो रहे नहीं, कहते हैं बाहर से ले आओ। हमारे स्वनामधन्य वित्त मंत्री कहते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का एकमात्र उपाय एफडीआई है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। अच्छा, क्यों? हमने देश में पूंजी नहीं बन सकती? बोले वो बनी तो थी अटल जी के ज़माने में, वो हमने लूट फूट करके खा पी डाली, भ्रष्टाचार में उसे नष्ट कर दिया। अब तो बाहर से ही आना पड़ा। एफडीआई जितनी ज़रूरत होती है लोग लेते हैं, देश सरकारें लेती हैं, ली जाए। लेकिन कहाँ ली जाए, किस तरह से ली जाए, किस टर्म्स पर ली जाए, किसके फायदे के लिए ली जाए, उसका विचार होता है। किस क्षेत्र में ली जाए, उसके परिणाम क्या होंगे, उसको सोच समझ करके लिया जाए। लेकिन उनका नहीं, खुदरा व्यापार में एफडी ले आओ, रिटेल। हम लोगों ने उसका विरोध किया, पार्लियामेंट में विरोध किया। और मैं बधाई देना चाहता हूं राजनाथ सिंह जी को कि इन्होंने ऐलान किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनेगी तो हम एफडीआई की जो ये खुदरा में नीति है इसको वापस कर दें। आपने ऐलान किया था, मैं इस बात से सहमत हूँ, ये सही बात है। खुदरा व्यापार में एफडीआई लाकर सरकार इस देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक पंगु बना दे। जहाँ ज़रूरी है वहाँ हम लेते हैं, उसके लिए निर्धारित है स्थान। लेंगे, उधार भी लेंगे, एफडीआई भी लेंगे, पैसा भी कमाएंगे, वापस भी करेंगे। मगर आज जो इन्होंने हालत बनाई है वो देख करके मुझे बहुत चिंता होती है। कितनी मात्रा में इस देश के ऊपर विदेशी पैसा, कर्जा हर तरफ से हो गया है, वो बहुत चिंता की बात है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश पर कितना कर्जा चढ़ गया है इनकी नीतियों से, तो आपको भी सुन के आश्चर्य होगा। 13 मई 2013 का जवाब दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक आरटीआई में। सरकारी लोन यानी सरकार ने जो कर्जा लिया है वो मल्टीलेटरल ऋण, वो भारतीय रुपए में 24 अरब, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, 24 खरब रुपया है। और बायलेटरल लोन ये 10 खरब रुपया। कुल मिलाकर के ये हमारे देश में समय 34 खरब रुपए। इकाई, दहाई, सैकड़ा से देखिए, निकाल लीजिए कितने शून्य लगेंगे, उतने रुपए का सरकारी लोन। और जो गैर सरकारी लोन है वो 4 खरब 92 करोड़ का है। दोनों को मिला लीजिए, इतना कर्जा हमारे देश के ऊपर इस सरकार ने स्थापित किया है। अगर ये कर्जा और संपत्ति पैदा करता है, रोजगार पैदा करता है, निर्माण में सहायता देता है, एक्सपोर्ट बढ़ाता है,
हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को दृढ़ करता है, कोई हर्जा नहीं, कर्जा लेंगे देंगे। लेकिन ये जा गया कहाँ है? इसका अधिकांश गैर उत्पादक कामों में गया है। कर्जा लेना बुरा नहीं है, व्यापार में कर्जा लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर कर्जा लेते हैं, मगर उसका सदुपयोग होना चाहिए। महंगाई अगर देश में निर्माण को, देश में रोजगार को बढ़ाने के लिए थोड़ी बहुत होती है, वो स्वीकार्य है, लेकिन फजूल खर्ची से, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस से अगर आप महंगाई बढ़ाते हैं, वो देश के साथ अन्याय है, वो बहुत ही खतरनाक अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाता है। अगर यही हालत रही और देश के आंतरिक साधन नहीं बढ़े और ये विदेशी कर्जे सरकारी और गैर सरकारी बढ़ते गए, तो धीरे धीरे आपकी समस्त जीडीपी के ऊपर उनका नियंत्रण आ जाएगा। इस बात पर गौर कीजिए, ये जो इस देश का उत्पादन है, इस देश की जो आर्थिक समृद्धि है, वो हमारे देश के लोग पैदा करते हैं, हमारा परिश्रम का नतीजा है वो। लेकिन उसके ऊपर अगर कर्जे की मात्रा और उसका अनुपात एक सीमा से अधिक बढ़ता है, जिसके खतरे पैदा हो रहे हैं, तो हमारी आर्थिक संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। क्या आप चाहेंगे कि ये देश आर्थिक नीति से गुलाम हो जाए? क्या ख्याल है आपका? तो जोर से बताइए, आवाज मनमोहन सिंह जी के कान में नहीं चाहिए। क्या ये देश आर्थिक संप्रभुता खो बैठे? और ये मैं बता देता हूं कि अगर देश आर्थिक संप्रभुता खो बैठता है, तो देश की राजनीतिक संप्रभुता को आप नहीं बचा सकेंगे, आप देश फिर से गुलामी के दौर पर चले जाएंगे। क्या आप इस स्थिति को स्वीकार करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो फिर संकल्पवान बनिए कि किसी भी हालत में इस सरकार को अब इस देश में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हम देश की आर्थिक संप्रभुता को किसी के हाथ में गिरवी नहीं रखने देंगे। हम देश की राजनीतिक संप्रभुता को किसी के हाथ में गिरवी नहीं रखने देंगे। और इसीलिए हमने ये संकल्प किया है कि एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई के नेतृत्व में बनाएंगे और देश को कर्जे से भी मुक्त कराएंगे। और न केवल कर्जे से मुक्त कराएंगे, बल्कि आज जो हम कर्जा ले रहे हैं, तो कल इसे कर्जा देने वाला बनाएंगे। स्थिति आई थी, हमने कर्जा देने वाला बनाया था। ये क्या बात है? कैसी अर्थव्यवस्था चल रही है? अभी और देखिए, बाली में अभी एक सम्मेलन हुआ था। बहुत पहले जब हम लोगों की सरकार थी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तो मुरसली मारान कुछ समय थे वाणिज्य मंत्री थे, बाद में अरुण जी वाणिज्य मंत्री थे। वहाँ ऐसे मसलों को हमने होने नहीं दिया, सिंगापुर में, कानकुन में नहीं होने दिया, जो किसान के विरोध में था, जो इस देश के सामान्य व्यापार के विरोध में था, नहीं होने दिया, ख़त्म करा दिया था। आखिरी सम्मेलन में मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, अरुण जी उसमें गए थे और वो सारे जितने भी मुद्दे थे वहाँ उनको वापस करा दिया था WTO में, वो नहीं उठेंगे। लेकिन इस बार हमारे वाणिज्य मंत्री ने उन्हीं सारे मुद्दों को वापस ले आए और आके बड़े गौरव से कहते हैं कि हमने एक पीस, शांति का एक वातावरण कायम कर दिया, एक पीस क्लॉज बना ली। क्या है ये? ज़रा समझ लीजिए और इससे आने वाले ख़तरों को समझ लीजिए। और वो भी एक बड़ा ख़तरा नरेंद्र भाई को उठाना पड़ेगा, उसका समाधान निकालना पड़ेगा। हमने जो अभी भारत की संसद में फूड सिक्योरिटी बिल पास किया, उसके तहत अनाज का प्रोक्योरमेंट ये केंद्रीय सरकार करेगी और जिस दाम पर खरीदेगी उससे सस्ते दाम पर निर्धन वर्गों को देगी। और योजना तो यह है कि देश के 70% लोगों को देंगे। अब एक व्यापार, विदेश व्यापार समझौतों के अंतर्गत WTO में एक नियम यह है कि आप ये अनुदान एक अनुपात से ज़्यादा नहीं दे सकते। जितना आपका उत्पादन है और जो आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबको ध्यान में रखते हुए आप अपने कुल उत्पादन का 10% से अधिक इस प्रकार से नहीं कर सकते। लेकिन अब जो उसका दाम MSP हम दे रहे हैं और देंगे आगे, जब बहुत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होगा तो वो इस सीमा से आगे बढ़ जाएगा। ये सीमा से आगे बढ़ते ही
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकार पैदा कर रहे हैं, उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। यानी हम अपने गरीबों के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक सीमा से आगे अगर करना है तो कुछ विधि निषेधों का पालन करना पड़ेगा, नहीं कर सकेंगे। यहाँ कर दिया गया। मैंने तब भी संसद में कहा था कि आप जो ये कर रहे हैं ज़रा होशियारी से कीजिए, WTO के नियम इसमें आपको बाधा डालेंगे। नहीं माने, चले गए। अब वहाँ उन लोगों ने कहा कि आपने कैसे किया है, ये तो आपका कानून ख़राब है, ये तो आप हमारे व्यापार को विकृत कर रहे हैं, हमारे असंतुलित कर रहे हैं अपने आप, हमारे अनाज के व्यापार को, खाद्य के व्यापार को। तो क्या किया जाए? बजाय इसके कि ये लड़ते और पहली बात ये कहते कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है, ये मामले नहीं उठ सकते। फिर आप ये कहते कि जिन कीमतों के बारे में बात हो रही है वो कीमतों का आधार गलत है, वो कीमतें आधार बेस पर नहीं मानी जा सकती। दुनिया बदल गई है, ज़माने बहुत बदल गए हैं, कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, बेस को डिफाइन कीजिए। वो भी आपने नहीं किया। आपने क्या मान लिया कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा कुछ वर्षों में, तब तक दया करके कोई दूसरा देश हमारे ऊपर मुकदमा न करे। आप भिखारी की हालत में पहुंच गए। आपने ये भीख मांगी कि भाइयों हमें बख्शो, हमारी सरकार चली जाएगी, लोग हमारे ऊपर आकर आक्रमण करना शुरू कर देंगे अगर हमने अपना ये बिल वापस किया तो, कानून वापस किया तो, ये व्यवस्था वापस की तो, हमें बचाइए। और इस तरह से शरणागत होकर के इन्होंने, मुझे बहुत अफसोस है। और जब ये बात वहाँ बाली में हो रही थी तो बहुत से जो यहाँ के संगठन वहाँ गए हुए थे उन्होंने मुझसे कहा कि साहब ये कठिनाई आ रही है और इसमें एक और प्रतिबंध आ रहा है कि न केवल ये सरकार बल्कि आगे आने वाली भी कोई सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती। यानी नरेंद्र भाई की सरकार भी ऐसा काम नहीं कर सकेगी, अपने गरीबों के लिए इस प्रकार की कोई योजना नहीं बना सकेगी। ऐसा बंधन क्यों? खुद तो आप बंध गए, चलिए आप बंधुआ मजदूर रहे हैं, हमेशा से रहिए, लेकिन हमें बांधने का आपको क्या अधिकार है? ऐसे तमाम कानूनों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार विरोध करेगी, WTO में कसकर विरोध करेगी और भारत के किसानों और छोटे व्यापारियों को बचाने के लिए हर प्रकार का संघर्ष करेगी। ये अर्थव्यवस्था केवल कुछ खास लोगों के लिए नहीं चलेगी, अगर चलेगी तो सारे देश के आम आदमी के, गरीब आदमी के, निर्धन आदमी के हाथ में चलेगी। ये क्या बात? ये ऐसी ऐसी नीतियां ला रहे हैं, इस प्रकार से देश को बांध रहे हैं। और क्यों ना बांधे? हमारे जो इस समय के वित्त मंत्री जी हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, उन्होंने जब ये पहली बार वित्त मंत्री बने थे कुछ साल पहले, तो ये इंग्लैंड गए थे। वहाँ उन्होंने एक भाषण किया कि भाइयों, अंग्रेज़ भाइयों, आप हमारे देश में आए थे और आपने 200 साल तक यहाँ राज किया और आपने खूब पैसा बनाया। मैं आपको निमंत्रित करने आया हूँ कि आप फिर से आइए और हमारे यहाँ व्यापार कीजिए और खूब फलिए फूलिए। और यही भाषण इन्होंने अमेरिका में दिया। मैं हर बार संसद में उनका ये भाषण दिखाता हूँ। आज तक वित्त मंत्री ना चाहता है, व्यापार तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती थी। ये फिर से हमारी सारी अर्थव्यवस्था को उनके हाथ में सौंपना चाहता है। ये क्या देश की स्वाधीनता की और आर्थिक स्वाधीनता की रक्षा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। गरीबी हटाने की बात ये सरकार करती रही है कि हम ऐसी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं इंक्लूसिव, जिसमें हर गरीब शामिल होगा। तो अब गरीब कितने हैं इस देश में? इसमें झंझट है। कैसे पता लगे कितने गरीब हैं? क्या मापदंड है? क्या आंकड़ा है? क्या कसौटियां हैं? किस आधार पर कहें किसी को वो गरीब है? इसमें इन्होंने बहुत गोलमाल किया है। कुछ साल पहले तक इस देश में 40% 42% लोग गरीब माने जाते। क्यों माने जाते थे? कोई तो भी एक सरकारी आंकड़े आते थे प्लानिंग कमीशन के, उससे मान लिए जाते थे। फिर ये सवाल उठा कि ये ठीक नहीं है, तो NSSO से आंकड़े लगाए गए, उसमें भी इसी तरह की संख्या आने लगी। तो सरकार को बहुत तकलीफ होने लगी कि भाई आज से 10 साल पहले भी गरीब उतने ही थे और आज भी उतने ही हैं, और अगर इनकी ये नीति चलती रहेगी तो शायद आने वाले 10 साल में भी इतने ही गरीब होंगे, वो कम नहीं होंगे। तो इन्होंने कहा भाई कुछ इसका इलाज किया जाए। तो इलाज क्या किया? वो मैं अध्यापक था तब का मुझे याद है कि
क्या किस्सा होता था। किसी विद्यालय में ये कहा गया कि भाई तुम्हारा रिजल्ट बहुत ख़राब है, तुम्हारा अनुदान बंद हो जाएगा। तो क्या करें, पास मार्क मान लीजिए 30 से कम आने पर आप फेल हैं, 30 से ज़्यादा आने पे आप पास हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना पास मार्क घटा दिया, यानी 25 पे आएगा तो भी आप पास हो जाएंगे। और अगले साल कहा कि मेरे यहाँ उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बढ़ गई है, मेरा रिजल्ट ठीक हो गया है। यही इन्होंने किया, आंकड़ों में पैरामीटर्स घटा दिए और कहा कि गरीबों की संख्या घट गई। इन्हीं की बनाई हुई कमेटी थी सेन गुप्ता की, उसने कहा 78% लोग इस देश में 20 रुपया प्रतिदिन के ऊपर जिंदा रहते हैं, 78%। नरेश चंद्र कमेटी आई, उसने कहा 50% से कम नहीं हो सकता। और वो भी प्लानिंग कमीशन और इनकी मिनिस्ट्री के लोगों ने कहा भाई 50 से ज़्यादा मत बढ़ाओ, हाथ जोड़कर कहा, रिपोर्ट्स में सब लिखा हुआ है। गरीबी के आंकड़े, उसमें भी ये भ्रमजाल करते हैं, उसमें भी गोलमाल करते हैं। गरीबी नापने के जितने भी पैरामीटर्स हैं, जो कसौटियां हैं, उसमें भी गोलमाल करते हैं। ये सरकार बिल्कुल अर्थव्यवस्था के मामले में इस देश के ऊपर एक अत्याचार के अलावा और कुछ नहीं है। ये इकोनॉमिक टिरेनी है, ये अर्थव्यवस्था का अत्याचार इसने इस देश पर किया है। और अभी हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, कहते हैं मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, कोई डंडा तो नहीं है जिससे मैं ठीक कर दूं। हाँ प्रधानमंत्री जी, आपके पास नहीं है, मानते हैं, लेकिन यहाँ जो ये जनता देश में बैठी हुई है, इसके हाथ में एक जादू की छड़ी है, और अगर वो इसने लगा दी आपको अप्रैल के महीने में, तो बरसों तक आप अपनी कमर सहलाते रहेंगे, उसका दर्द ठीक नहीं होगा। भयंकर डंडा चलाती है ये जनता इस देश की, और समय आ गया है कि वो डंडा चलवाइए। और मैं नरेंद्र भाई से कहूँगा, ज़रा मजबूत हाथों से डंडा चलाइए कि ऐसे लोग जो इस देश को भूल भुलैया में रखना चाहते हैं, उनको सज़ा मिले। ज़रूरी है, आज समय आ गया है इसका। इस सरकार को लॉक स्टॉक एंड बैरल उठाकर फेंक दो। ऐसी सरकार इस देश में कभी ना आए, इसका संकल्प करो। और जो लोग इस प्रकार की अर्थनीतियों को चलाते हैं, क्या बात करते हैं, 5-5 लाख करोड़ रुपया टैक्स एग्जम्पशन देते हैं बड़े उद्योगों को, और किसान को पैसा देने के नाम पर इनको मुसीबत आती है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में इन्वेस्ट करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन रेवेन्यू फॉरगोन 5-5 लाख करोड़ रुपया करते हैं। क्या बात है, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? ये देश बचाना ज़रूरी है। और इसका एक और नतीजा हुआ है इस अर्थव्यवस्था का, हमारी प्रतिरक्षा ध्वस्त हो गई है। 8-8, 10-10 हज़ार करोड़ रुपया डिफेंस के बजट में से काट देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में सड़कें नहीं हैं, फौजों के पास अच्छे हथियार नहीं है, पैसा नहीं है। क्यों नहीं है भाई पैसा? जब तक देश सुरक्षित नहीं होगा, कोई अर्थव्यवस्था जो देश की सुरक्षा के साथ गोलमाल करती है, वो देश के हितों के साथ, मैं विश्वासघात तो आज नहीं कहूँगा, लेकिन वो देश के हितों के साथ भारी अन्याय करती है, देश के हितों की भारी उपेक्षा करती है। ये कितनी खतरनाक बात, क्या हालत आपने कर दी है। 62 के हालात आप फिर से लाना चाहते हैं क्या? क्या करना चाहते हैं आप इस देश में? चीनी आए और हमारा सिपाही उसे हटा ना पाए, पाकिस्तानी आए और सिर काट के ले जाए, क्या क्या आपने हालत बनाई है? मजबूत, दृढ़, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित भारत की जवान, भारत की सेना में होने चाहिए। अर्थव्यवस्था प्रतिरक्षा केंद्रित होनी चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज से नहीं, 62 से मैं ये बात कह रहा हूँ, डिफेंस एंड डेवलपमेंट, इसमें कोई विरोध नहीं है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कई बार, डेवलपमेंट थ्रू डिफेंस। प्रतिरक्षा के लिए जो आप सड़क बनाते हैं वो भी डेवलपमेंट है, हथियारों के लिए जो आप मेटलर्जी बनाते हैं वो भी डेवलपमेंट है, देश की सेना के लिए जो आप हवाई जहाज़ और जहाज़ों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो भी डेवलपमेंट है। अगर आप समुद्री
प्रतिरक्षण करते हैं, कोस्ट गार्ड बनाते हैं, वो भी डेवलपमेंट है और डिफेंस है। तो इसलिए डेवलपमेंट के साथ डिफेंस और डिफेंस के मार्फत डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था के चारों खाने, कृषि, वाणिज्य, उद्योग और प्रतिरक्षा, रोजगार सृजन, रोजगारों का सृजन किया जाएगा। अध्यक्ष जी ने आज अपने भाषण में कहा है, मैं उसे दोहराता नहीं हूँ, लेकिन रोजगारों का सृजन ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। बिना रोजगार के सृजन के इस देश के नौजवान को अपनी प्रतिभा, अपनी सक्रियता, अपनी रचनाधर्मिता दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। जो आज निष्क्रिय होता है उसका दिमाग भी शैतान का घर हो जाता है। लेकिन एक हाथों को सक्रिय दीजिए, रोजगार दीजिए, काम दीजिए और फिर देखिए कि वो क्या करके दिखाता है। मुझे इस देश के नौजवानों पर पूरा विश्वास है। 40 साल मैंने उन्हीं नौजवानों के साथ बिताए हैं एक अध्यापक के नाते। मैं जानता हूँ उनमें कितनी ऊर्जा है, मैं जानता हूँ उनमें कितने सपने हैं, मैं जानता हूँ क्या करने की तमन्नाएं हैं। मैं उनकी भुजाओं को फड़कता हुआ, मैं उनके पाँवों की थरकन देख रहा हूँ, मैं उनके आँखों के सपने देख रहा हूँ, मैं उनकी जिज्ञासा देख रहा हूँ और उनके अदम्य उत्साह को देख रहा हूँ कि वो भारतवर्ष को विश्व का सबसे संपन्न और समर्थ देश बनाने के लिए आज उठ खड़े हुए हैं। बहनों और भाइयों, अर्थव्यवस्था इसी दृष्टि से विकसित की जानी चाहिए। अर्थव्यवस्था का इस सरकार ने कोई भी ऐसा आयाम नहीं रखा है जो आज देश हित में हो। बहुत खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि इसका जाना चाहिए और मैं पूरी तन्मयता के साथ श्री जेटली जी द्वारा रखे प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।